सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं आपसे कुरान करीम में जिक्र किए गए 2 अंबिया कराम के वाक़यात किस्से शेयर करूंगी। फ़िरौन मिस्र को नजूमियों ने खबर दी कि उसकी बादशाही ख़त्म होने का वक्त आ पहुँचा है। बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी बादशाही का खात्मा कर देगा। अब ये बात सुनकर ये बात भला फ़िरौन से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। उसने हुक्म दिया और बनी इसराइल वालों पर ज़िंदगी तंग कर दी। फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल में जितने भी बच्चे पैदा होते, लड़कियों को छोड़कर लड़कों को कत्ल कर दिया जाता। उस दौर में बनी इसराइल में पैदा होने वाले हज़ारों नौमौलूद लड़के कत्ल कर दिए गए। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए कि तमाम तर जुल्म के बावजूद ना सिर्फ उसी फ़िरौन के दौर में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई, बल्कि उन्होंने उसी फ़िरौन के महल में परवरिश पाई और फिर अपने तमाम तर शान व शौकत, ताकत और फ़ौजों समेत ये पानी में गर्क होकर मर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी ऐसा ही है। आपके दौर में नमरूद ऐसा बादशाह था कि उस जैसी शान व शौकत और सल्तनत बहुत ही कम बादशाहों को नसीब हुई। और ये मशहूर है कि नमरूद की जो सल्तनत है वो मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई थी। उस बदबख्त ने भी नजूमियों के कहने पर अपनी बादशाही बचाने के लिए हज़ारों नौमौलूद लड़कों को कत्ल करा दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम की पैदाइश भी हुई और वो महफूज भी रहे। और उस बदबख्त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग आप पर ठंडी कर दी गई और नमरूद अपनी तमाम तर ताकत और बादशाहत के बावजूद हज़रत इब्राहीम का कुछ ना बिगाड़ सका। अपने दौर का ये मुतकब्बिर और अल्लाह का नाफरमान मच्छर जैसे हकीर कीड़े के हाथों हलाक हुआ। इंसानों को गुलाम और ख़ुद को खुदा समझने वालों का ये दर्दनाक इबरतनाक अंजाम उन सब के लिए एक सबक है जो आज नमरूद और फ़िरौन बने बैठे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का आगाज़ 10 दिसंबर 1948 को हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मेंबर ममालिक ने पेरिस में आलमी मंशूर बराए इंसानी हकूक़ की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी का कारनामा अंजाम दिया। अब ये मंशूर है क्या? इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की शिक नंबर 1 के मुताबिक तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए और वह बराबरी की सतह पर इज़्ज़त और एहतराम के हकदार हैं। अच्छा, इसकी शिक नंबर 3 और 4 क्या कहती है? उसके मुताबिक इंसानों को आज़ादी से ज़िंदगी बसर करने और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है, यानी ग़ुलामी किसी भी किस्म की हो उसकी नफ़ी की गई है। अब कितना ही अच्छा मंशूर है। और यही तो हमारे दीन इस्लाम का पैगाम भी है कि सब इंसान बराबर हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त भी जो फ़िरौन बने बैठे हैं, इक़्तिदार के या ताकत के नशे में नमरूद बने बैठे हैं, ख़ुद को खुदा समझ बैठे हैं, कत्ल उनका शौक़ बन गया, आदत बन गई। तबाही और बर्बादी देखकर उनके दिलों को शायद सुकून मिलता है। ये सारे गंदे धंधे उनकी पहचान है। मैंने काम बताए हैं, नाम नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी वक्त के इन फ़िरौन और नमरूदों को पहचान गए होंगे कि मैं किन का जिक्र कर रही हूँ, किन के बारे में बात करना चाह रही हूँ। इनमें से तो एक फ़िरौन की निशानी हमारे हमसाया मुल्क में पाई जाती है। कहने को भारत का वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पेशे का चाय वाला, लेकिन फितरतन एक कातिल, एक फसादी। नाम नरेंद्र मोदी, अलमारूफ गुजराती कसाई, जिसने गुजरात में बेगुनाह मुसलमानों को खून से नहलाया, जिंदा जलाया। पता नहीं किस किस्म का सुकून मिलता है इस ज़हनी बीमार शख्स को ऐसा करके। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जो इसके घटियापन की बिल्कुल जो दुरुस्त तशरीह है वो कर सकें। जब से इस घटिया शख्स नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार मिला है, भारत में मुसलमान और जितने भी लोग अक़लियतों में हैं, जितने भी आप देख लें मज़हब, ईसाई हैं वहाँ पे, मुसलमान हैं वहाँ पे, सिख हैं, कौन वहाँ पे खुश है? तमाम पर ज़मीन तंग कर दी गई है। और तो और इनमें जो एक ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है कि निचली जात, ऊंची जात, बड़ी जात, छोटी जात वाले हिंदू तक तो वहाँ पे खुद को महफूज तस्वूर नहीं करते। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के जो कमिश्नरों ने भारतीय हुकूमत से मुतालिबा किया, आपको याद होगा कि वो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों के हकूक़ का ख्याल करें और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करें। अब ये मोदी सरकार है नाजरीन,
एक नया कानून लाई है। क्या कहता है वो कानून? इस कानून के तहत इंसानी हुकूक की गैर सरकारी तंजीमों के काम और गैर मुल्की माली इमदाद पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब इस कानून से तंग आकर सितंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया और इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों मकामी तंजीमें भी बंद करनी पड़ी हैं। और भी बहुत से इंटरनेशनल इदारे हैं जो अपनी सरगर्मियां महदूद या फिर समझ लें कि मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। अब मोदी का ये नया कानून दरअसल क्या है? इंसानी हकूक की तंजीमों का गला घोंट रहा है ये कानून, ताकि ये तंजीमें, मकसद क्या है? ताकि तंजीमें दुनिया को बता ही ना सके कि भारत में आखिर हो क्या रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितना सितम हो रहा है लोगों पर, या किस किस की नस्लकुशी की जा रही है। अब कश्मीर को देख लें, 70 साल, मजाक नहीं होता, 7 डेकेड्स, 70 साल से वहाँ भारत की बुज़दिल फौज कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े चले आ रही है। लेकिन इस बदबख्त के आते ही इस जुल्म में, बर्बरियत में वहशत और दरिंदगी भी शामिल हो गई। अब ये सिर्फ जुल्म नहीं है, ये वहशत है, ये दरिंदगी है जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में करवा रहा है। इस लानती शख्स ने पहले आर्टिकल 370 का आपको पता खात्मा किया ताकि कश्मीर पर अपने कब्जे को मजबूत कर सके, और फिर पूरी वादी में लॉकडाउन की शक्ल में सख्त कर्फ्यू भी लगा दिया। अब आप सोचें ज़रा कि कोरोना की वजह से कुछ अरसा, कुछ महीने लॉकडाउन दुनिया वालों ने देखा और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब ये 1 साल जो अगर आप देखें कि कितना भारी गुजरा तमाम लोगों पर, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे ना कि लॉकडाउन क्या होता है, कैसे घर में बंद रहना। और कश्मीर में ज़रा सोचिए कि लॉकडाउन को 500 दिन होने को है, क्या हाल होगा उनका ज़रा। लेकिन दुनिया के कानों पर अफसोस के साथ कहूँगी, कोरोना को देखने के बाद भी दुनिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। इस जुल्म पर मिसाल मलिक का एक पैगाम है, देखिए उन्होंने कैसे इजहार ख्याल किया है, चलाइएगा। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कैसा इंसानी हकूक़ का दिन है कि पूरी वादी को जेल बना के रखा हुआ है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और औरतों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, और दुनिया ने आंखों पर एक पट्टी चढ़ा रखी है। क्या कहूँ इस पट्टी को? मुफादात की पट्टी। मुफादात की पट्टी है ना, कि मुफादात के आगे इनको जुल्म और ये तमाम जो बर्बरियत के वाक़यात है कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वहशत नज़र नहीं आ रही जो कश्मीर में हो रही है। कश्मीर में जो बहते हुए खून है उसके शोर पर कान बंद कर रखे हैं दुनिया ने सिर्फ अपने मुफादात के लिए। यानी सबके ज़मीर मर गए। क्या ये ऐसे मनाते हैं इंसानी हकूक़ का आलमी दिन? क्यों कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी नहीं दिया जा रहा? तो फिर दिन मनाने भी बंद कर दिए। जब अमल दरामद नहीं होगा, अब तो भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं की आंखें भी खुलने लगी हैं। ये ज़रा महबूबा मुफ्ती का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। चले, मेरे ख्याल से देर आयद दुरुस्त आयद। अब इनकी आंखें तो एटलीस्ट खुली, इन्हें पता चल गया कि कातिल मोदी की आखिर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, औकात क्या है। औकात क्या है नरेंद्र मोदी की? वरना इक़्तिदार की खातिर या आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरी नौजवानों को आपको याद होगा गलत कहते थे। मोदी के साथ मिलकर आपको याद होगा नाज़रीन, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे। अब इन्हें पता चला ना कि जब इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो आम कश्मीरी के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता होगा, कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ टूटे होंगे उन बेचारों पर। लेकिन आफरीन है उन कश्मीरियों की बहादुरी पर जिन्होंने पैलेट गन से बिनाई तो गवा दी, बेटों की लाशें उठाई, बेटियों से दरिंदगी का दुख सहा। आसान नहीं था ये सब कुछ। मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप लोगों से सुना नहीं जा रहा नाजरीन, तो जिन पर बीती कैसे सही। लेकिन नारा एक ही गूंजता रहा, सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया, और नारा एक ही गूंजता रहा कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सलाम पेश करती हूँ पूरी कश्मीरी कौम को इस जुर्रत पर, इस बहादुरी पर, और यकीन जानिए हम भी तन मन धन से आपके साथ हैं और हम मिल कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। जितने नाजरीन देख रहे हैं मेरे साथ मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे इंशाअल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अच्छा, हमारे वज़ीर ख़ारजा का कहना अपनी जगह, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात क्लियरली बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास, आप समझ लें कि ये एक सुनहरी मौका है कि वो कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में मौसर अंदाज में उठा सकता है। इसकी वजह ये है कि अक्टूबर में पाकिस्तान को, आपको पता होगा कि भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कौंसिल है उसका रुकन मुंतखब किया गया है। 191 में से 169 अरकान ने, बहुत बड़ी बात है ये, 191 में से 169 अरकान ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है।
मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इस कामयाबी को कश्मीरियों के गमों का मदावा करने के लिए इस्तेमाल करे। सुनहरी मौका, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है। इस मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है ये सोचना होगा, और अगर आप नियत कर लें तो यकीन जानिए जिस चीज़ की आप नियत करते हैं ना, अल्लाह ताला आपका साथ देता है। क्योंकि इस वक्त भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मोदी सरकार जो है उस पर दुनिया भर से आप देख रहे हैं कि लानतें ही बरस रही हैं। दुनिया भर से मोदी सरकार लानतें ही वसूल कर रही है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती। अब आज की क्या खबर है, जरा सुनिएगा कि यूरोपीय यूनियन में जाली खबरें फैलाने वालों को ढूंढने वाली एजेंसी ने भारत की जो बड़ी 2 नंबरी ने पकड़ ली है। अब वो क्या कहते हैं जी कि एक मुर्दा प्रोफेसर और कई गैर फाल तंजीमें और 750 के करीब जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे भारत छुपा हुआ है, जो 15 साल से 1.5 डेकेड समझ लें दुनिया में 15 साल से जाली खबरें फैला रहा है ताकि अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों पर असरअंदाज हो सके। अब आप अंदाज़ा कर लें मोदी सरकार की शैतानी सोच का, घटिया सोच का, मतलब जिससे मुर्दे भी महफूज ना हो, उससे भला पंजाब के किसान बेचारे कैसे महफूज होंगे। मुसलमान और जो दीगर अक़लियतें हैं उनके बाद अब पंजाब के किसान मोदी के जुल्म सितम के निशाने पर आ गए हैं, और इस घटिया इंसान को बड़ा सुकून मिलता है किसी पर जुल्म करके। पता नहीं कैसी नफ्सियात है इस शख्स की कि ये जुल्म करके खुशी महसूस, या ऐसा समझता है कि शायद वाकई ये वक्त का खुदा है, जैसे फ़िरौन ने खुद को समझा, नमरूद ने खुद को समझा। लेकिन क्या अंजाम हुआ, कोई नरेंद्र मोदी को बताया कि फ़िरौन का, नमरूद का अंजाम क्या हुआ। ये जालिमाना जो कवानीन है वो लाकर उनके खेत बेचारों के और घर उजाड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि रीज़न पता है क्या है? एक तो इसकी नफ्सियात ऐसी कि ये जुल्म करके खुशी महसूस करता है। दूसरी रीज़न ये है कि पंजाबियों ने इसे ठुकरा दिया था, मुस्तरद कर दिया था, वोट नहीं दिया था। अब इस तरह का नफ्सियाती शख्स, जहनी बीमार, जुनूनी, इसको कोई वोट ना दे, रिजेक्ट कर दे, मुस्तरद कर दे, तो फिर अब ये बदला लेगा। बदला लेने पर आ गया, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इस बेशर्मी और इसके जो बेगैरती वाले मंसूबे हैं ना, इसके खिलाफ आपको पता होगा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म और उन समेत कई जो आलमी रहनुमा हैं वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और जो बरतानवी पार्लियामान के रुकन है एक, उन्होंने भी कुछ कहा इस हवाले से। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम जी। आपने इन्हें सुना, तनमनजीत सिंह है जी, इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी जो वज़ीर आज़म है उनसे मुतालबा कर रहे थे ये कि वो किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, या उन पर जो जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू किया उसको रुकवाने के लिए मोदी सरकार से बात करें। बरतानवी वज़ीर आज़म से इनका ये मुतालबा था, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि उन्होंने इस मामले को अहमियत नहीं दी बरतानवी वज़ीर आज़म ने, बल्कि इस अहम मामले से वो बेखबर निकले। और उन्होंने फिर क्या कहा कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान का मसला है, इसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान का मसला बना दिया। लेकिन पंजाबी किसानों के खिलाफ ये जो इकदाम है ना, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये इकदाम अब मोदी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो खालिस्तान के नारे हैं ना, ये फिर गूंजने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गूंजने लगे, पहले से भी ज़्यादा। और सिख बिरादरी का जज्बा तो आपको पता है कि सिखों का जज्बा क्या होता है, वो बता रहा है जज्बा इनका कि इस बार तो खालिस्तान का जो ख्वाब है वो पूरा होकर रहेगा, और आज़ाद खालिस्तान के ख्वाब को ताबीर ये देकर रहेंगे। अब नाज़रीन, इंसानी हुकूक की अगर हम बात करें तो एक और जो ग्रेट गेम है वो मशरिक़ वस्ता में चल रही है, जहां अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का आपको पता है सिलसिला चल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का क्या कहना था इस बारे में, ज़रा हुए अमरीकी सदर ट्रंप ये जो अरब ममालिक हैं और इसराइल के दरमियान इस बात को, सिफारती ताल्लुकात की बहाली को डील ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब कुछ ट्रंप की आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन अब एक अहम सवाल है, वो ये है कि क्या ट्रंप की वाइट हाउस से छुट्टी के बाद ये जो गेम चल रही है इसकी भी छुट्टी हो जाएगी या नहीं? क्योंकि जो फ़लस्तीनी मुसलमानों को उनका जायज़ हक मिले बगैर ये बहुत मुश्किल होगा कि मुसलमान ममालिक इसराइल से सफारती ताल्लुकात जोड़ें। हो ही नहीं सकता ना। अब पिछले दिनों आप सुन रहे होंगे, कहा जा रहा था कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता है। ये सऊदी शहजादे का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जिस सुना आपने इन्हें, और ये सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साबिक सरबराह भी हैं, और वो अमेरिका में सऊदी अरब के सफ़ीर भी रह चुके हैं। अब सऊदी शाही ख़ानदान जो हैं उनके ये अहम रुकन भी हैं। इन्होंने बहरीन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो बात की
वो यकीनी तौर पे मुस्लिम उम्मा के दिल की तर्जुमानी थी। ये कैसे हो सकता है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता चला है और मुसलमान ममालिक उससे सिफारती ताल्लुकात कायम करते रहे? तो हो ही नहीं सकता ना। और पाकिस्तान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। सुना आपने खान साहब को। सच्ची बात है कि फ़लस्तीनी कई दहाइयों से इसराइल के जुल्म और सितम सह रहे हैं। अगर मुस्लिम उम्मा एक जिस्म है तो फिर उनकी तकलीफ़ों को, मुश्किलों को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फ़लस्तीनियों को भी इंसान होने का हक देना पड़ेगा। और ये खाली जो इंसानी हकूक़ के दिन है ना, ये दिन मनाने से नहीं होगा। अमली इक़दामात करने होंगे, एक्शंस लेने होंगे। इंसानी हकूक़ के दिन मनाए जाते हैं और इसी दुनिया में यहाँ पे लोगों पे जुल्म होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते, तो किस मुँह से दिन मनाए जाते हैं? मुझे तो बहुत दुख होता है कि एक दिन आता है और वो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है प्रैक्टिकली तो कोई अमल नहीं किया जा रहा। ये जो शिक्के हैं ये किस चीज़ के लिए? सिर्फ पढ़ने के लिए, बताने के लिए? अब इसके लिए क्या करना होगा? हमें वक्त के जो फ़िरौन हैं, नमरूद हैं, वक्त के फ़िरौनों को, नमरूदों को उनकी औकात याद दिलाना पड़ेगी। उन्हें उनकी हुदूद में लाना होगा कि ये आपकी हुदूद। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर जिम्मेदार आलमी इदारे को अब अपना किरदार निभाना होगा। ये दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसे चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासत की अगर मैं बात करूं तो हर रोज़ हम देख रहे हैं कि एक नया रुख इख्तियार कर रही है सियासत, एक नई समत में आप देखते हैं सियासत को, क्योंकि इजलास पर इजलास हो रहे हैं, रैलियों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। हुकूमत मुखालिफ जो PDM की तहरीक है वो भी आपके सामने, उस पर भी मिली जुली तमाम लोगों की राय है। PDM का जो लाहौर जलसा है उसमें सिर्फ तीन रोज़ बाकी रह गए हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर जलसा पता नहीं कितना बड़ा जलसा होगा। आज मरियम नवाज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का मैं आपको बताऊँ कि दौरा किया और उन्होंने खिताब भी किया। ट्रैफिक के भी बहुत से मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ा, ऑफिस आने में हमें भी थोड़ी देर हुई। अब जो बीबी के लिए ढोल, फूल, पत्तियाँ, साउंड सिस्टम और लाइट्स का आपको पता है तमाम किया गया। इसके साथ साथ आप हैरान होंगे कि जाती उम्रा से रैली निकालने से पहले घोड़ों का रक्स पेश किया गया है। अब सवाल तो जहन में आता है कि कैसी एहतजाजी रैली है, ना ज़िक्र खुदा ना हरफ़े दुआ, बल्कि घोड़ों के रक्स के साथ आगाज़। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस पर क्या कमेंट करूं। शायद मेरे ख्याल से उन्हें ये पता चल गया है कि जो ड्रामा अर्तुगल है, इतना कामयाब ड्रामा, उसके जो मरकज़ी किरदार हैं वो लाहौर में हैं। शायद ये घोड़े इसलिए रैली में आ गए हों। और हलीमा सुल्तान साहिबा तो बनने का पहले इनको बहुत शौक़ है, तो मेरे ख्याल से मैं इनको याद करवा दूँ कि आप हलीमा सुल्तान नहीं हैं, आप मरियम नवाज़ हैं। आपने ड्रामे नहीं करने, आपने एक्टिंग नहीं करनी, बल्कि आपने एहतजाजी तहरीक चलानी है। मेरा मशवरा ये है कि रैली की कामयाबी के लिए दुआएँ लेकर आप रुखसत होती। अच्छा, बात करते हैं जी लाहौर जलसे की। तो उसमें 3 दिन बाकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऑपोजिशन को डायलॉग के लिए असम्बली आने की दावत दे चुके हैं और ऑपोजिशन इसे उनकी कमज़ोरी भी समझ रही है, भी आपको पता है। लेकिन अंदर की बात क्या है, वो ये है कि इस्तीफ़े देने के मामले पर बहुत ज़्यादा सोचा गया और बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है अभी भी कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। और कानूनी माहिरीन से मशवरे भी हो रहे हैं और होने भी चाहिए। कानूनी माहिरीन से जो मशवरे हो रहे हैं कि जी सिंध असम्बली का क्या किया जाए और पीपल्स पार्टी का आखिर क्या फ़ैसला हो सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पे सिंध के इशूज़ पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और तहरीक इंसाफ से सदाकत अली बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, हुकूमत इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाह रही है, आपसे जानूंगी मैं सदाकत साहब। सबसे पहले बल्कि सदाकत आपकी तरफ ही आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि लाहौर में जो PDM का जलसा होने जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि तारीख साथ जलसा होगा और ना जाने क्या क्या कुछ हो जाएगा। जैसे शायद अगले दिन ही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी जब लोग सोकर उठेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि रुकावट नहीं डालेंगे, तो फिर सदाकत साहब कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है, रुकावट भी नहीं डालनी है, इनको रोकना भी नहीं है। वो बड़े पुरुमीद है कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या करेगी, रोकेगी जलसे को, करने देगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, असूली तौर पे तो जिस तरह का कोरोना इस वक्त है, पूरी दुनिया में दूसरी वबा, बड़ी जो लहर, दूसरी जो लहर, एक जो वेव आई हुई है, वो आपको पता है सर्दी का मौसम है और बहुत तेजी से फैल रहा है। और हमारा इन्फेक्शन रेट जो 1% से नीचे चला गया था, अब बाद शहरों में 18 से 20% हो गया है। लिहाजा इस हालात में तो पूरी दुनिया
मैं जितने अक्लमंद लोग हैं जिनको कोई फहम व फरासत है वो तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कौमों को इस चीज़ से बचाएं। और हमारी हुकूमत ने भी एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से पूरा पहली वेव को हैंडल किया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना मैनेजमेंट को बेस्ट डिक्लेयर किया। और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सब ने कहा कि पाकिस्तान की जो मिसाल है वो दुनिया कॉपी करे और पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे भी मनाया गया। जी जी। अब दूसरी बात ये, हम मजीद सख्ती से सख्ती करके ये जो वेव है इससे बचा जाए और ये इस वेव को हम खैरियत से गुजार लें जब तक वैक्सीन आ जाए जी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो तुली हुई है इस सारे मामले पे। अब हम एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि कुछ सियासी एक्टिविटी जिस पे कोई पाबंदी नजर आए इन पे ज्यादा हम इनको कोई लाठी चार्ज करें, कोई जो हमारी पुलिस है वो और लोगों के आपस में गुत्था मुगुत्था हो। एक तो यह है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा लेकिन साथ साथ सियासी एक्टिविटी पे भी जो पाबंदी है उस पाबंदी को हम मेंटेन करवाएंगे और जो जो कानून टूटेगा साथ साथ उसकी अमलदारी, उस पे पर्चे, उस पे जहाँ जहाँ कोई कानून टूटेगा वो उन पे पूरी तरह वो अपना कानून अपना काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा लगारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। लगारी साहब, इस तरह की स्ट्रैटेजी तो मुल्तान में भी आपने देखी थी, तो उस पर भी फिर मिली जुली राय थी सब लोगों की, बल्कि हुकूमत के अंदर के कुछ लोग कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी हिकमत अमली सही नहीं है। आपने भी सुना होगा, इस पर भी आप ज़रा कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि सदाकत साहब ने बात की। और लगारी साहब, अब जो PDM का जो लाहौर का जलसा है, इसको कहा जा रहा है कि ये तारीखी जलसा होगा और अब तक जहाँ जहाँ गए हैं जो लाहौर का है वो सबसे मेन होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं और कहते हैं फैसला कुन होगा। क्या फैसला होगा इसके बाद, क्या देखते हैं आप? एक तो ये कि इस तरह के जलसे, अगर ये किसी 5वां जलसा फैसला कौन होने जा रहा है और इनको कोई एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद भी नहीं है जिस तरह 90 के डिकेड में होती थी और 90 के डिकेड में एस्टैब्लिशमेंट हल्लाशेरी करती थी और अपोजिशन बाहर निकल आती थी और फिर हुकूमतें तोड़ दी जाती थी। अब वो सूरत हाल तो नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट एक ही जगह पर है और वो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है, अपोजिशन के साथ तो नहीं है। बाज़ाहिर भी ऐसा लग रहा है और बाज़ू नज़र में भी ऐसा ही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। मास्टर्स जो हैं वो इतने 5 जलसों से जो तकरीबन 1-1.5 घंटे के दौरान, एक डेढ़ महीने के दौरानिये में हुए हैं, इसमें लोगों के अंदर कुछ गर्मी तो पैदा हुई है और गर्मजोशी भी पैदा हुई है। लेकिन ये जलसे इख्तिताम पजीर इस बात पर नहीं होंगे कि हुकूमत जो है वो रुखसत हो जाए और हुकूमत चली जाए। तो इन जलसों से तो ऐसा नतीजा नहीं निकलने वाला है। और लाहौर में कोई, मुझे बज़ाहिर कोई मुआवजा नज़र नहीं आ रहा है कि लाहौर में इधर जलसा हो और इधर जो है शाम को हुकूमत ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यानी नून लीग की वैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि नून लीग तो वैसे भी लाहौर को अपना तक समझती है। जी सदाकत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है सदाकत साहब, तो इस सिचुएशन में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपकी मीटिंग्स में ये बात यकीनी तौर पर डिस्कस होती है, क्या सोच रहे हैं वज़ीर आज़म इस मामले पर? देखिए, वज़ीर आज़म ने बड़ा बवांगे दौर ये बात की थी कि अगर ये इस्तीफा देंगे तो हम इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्शन करवा देंगे, दिखाई देते हैं बाज़ाहिर। जी। और दूसरी बात ये कि कुछ इनका ख्याल था कि शायद अगर हम सिंध से इस्तीफे दे दें तो इलेक्टोरल कॉलेज का मसला होगा सेनेट का। वो भी कल एतजाज साहब ने बड़ा तफसील से परसों बता दिया कि कोई इलेक्टोरल कॉलेज का इशू नहीं है। अगर असेंबली में 84 बंदे भी होते हैं तो असेंबली अपनी कार्रवाई कर सकती है, कानून बना सकती है, वज़ीर आज़म चल सकते हैं, जब तक कि इनके पास 272 लोग ना हो जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की बात करें। लिहाजा ये सारी बातें, ऊपर से इमरान खान को लोग जानते हैं कि वो कभी भी इस दबाव में नहीं आएंगे। हम सारे समझते हैं कि ऑपोजिशन के पास कुछ भी बेचने को नहीं है, वो सिर्फ ये दबाव डाल के को मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात में वो हमसे नैब को ख़त्म करके अपने जो उनके केसेस हैं उन पे हमसे रिलीफ चाहते हैं, जिसको वज़ीर आज़म NRO का लफ्ज़ कहते हैं और ये कहते हैं NRO आप दे नहीं सकते। तो NRO ऐसे है कि अगर आज हम मुज़ाकरात करें, आज हम नैब का कानून ख़त्म कर दें, जिस तरह का हमें फैटफ में अपोजिशन ने 34 पॉइंट खत्म करने की बात की थी हमारे साथ कि हम आपको फैटफ में सपोर्ट करेंगे, आप नैब के 34 पॉइंट खत्म कर दें, वो 34 पॉइंट खत्म करें तो पूरा नैब खत्म और सारे बाहर आ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म ये एक नर्व्स की गेम है, नैब भी खत्म हो जाए। हाँ, बस यही है, और तो कोई उनके पास है नहीं। तो वज़ीर आज़म बार-बार इस बात का एतराफ़, जी वज़ीर आज़म बार-बार इस बात का इरादा कर रहे हैं कि जो ये कर लें, क्योंकि धरने हमने भी दिए, मुजाहरे हमने भी किए, जलसे हमने भी किए,
और ये जो इतना एक हवा बना रहे हैं कि शायद लाहौर का जलसा हो जाएगा, 25-30 हजार बंदा आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सदाकत साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा हमने भी धरने दिए हैं, जलसे हमने भी किए हैं। आपकी बात में मुझे ये महसूस हुआ कि आप लोगों को समझ आ गई कि धरने देने से, जलसे देने से हुकूमतें तो नहीं जाती, क्योंकि जब आपने धरने दिए 126 दिन का यादगार धरना दिया तो हुकूमत तो नहीं ना जाती ऐसे। अच्छा तो इस तरह है कि हुकूमत जाए या ना जाए, जी जी आपके अंदाज से मुझे लगा जी, वो अपना प्रोग्राम करती है जी, उन्होंने अपना प्रोग्राम, हमने तो जलसे किए, बड़े जोरदार किस्म के धरने दिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। ये जो है आपको पता है 11 पार्टियां हैं जिनके 11 मंशूर हैं, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, लेकिन इनका ख्याल है कि शायद ये इमरान खान से वाकिफ नहीं है कि जो 22 साल जद्दोजहद करने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने, वो शायद इनके किसी दबाव में आके अगर इमरान खान हुकूमत खत्म हो जाए तो कल इमरान खान इनकी हुकूमत चलने देंगे। कल आप समझे कि ये 11 पार्टियां मिलके आ जाती हैं तो क्या हम धरने नहीं दे सकते? तो ये बात ही गलत है, ये ज़ाब्ता ही गलत है कि ठीक है अगर आपके पास कोई इशू है, हमने धांधली की बात की थी तो हमने धांधली कमीशन बनवाया था। ठीक है, अगर आपने कोई अगर आपको, और सबसे बढ़ के आप लोगों ने जब लगारी साहब आप भी अग्री करेंगे, बल्कि मैं आपकी तरफ आती हूँ, सदाकत साहब तो यही कहेंगे ना कि हाँ बिल्कुल ऐसे, कि उनकी पार्टी के हक में एक छोटी सी बात मैं करने जा रही हूँ कि जब इमरान खान साहब ने वो जलसा किया था, 4 हल्के खोलने का मामला था, पनामा का इशू सामने आया था, आपको याद होगा ये तमाम चीज़ें जो हाईलाइट की जाती थी, इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता था, इदारों पर ताबड़तोड़ हमले नहीं किए जाते थे। अब यहाँ पर तो आप देखें ना कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मरियम और उनके वालिद तो कुछ बोलने से पहले सोचते ही नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार मुझे लगारी साहब बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बिलावल ने इन पे साबित कर दिया, बिलावल को कहते थे कच्ची उम्र के हैं, अभी छोटे हैं, बिलावल ने साबित कर दिया कि उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता सियासतदान से। बिलावल ने बड़ा मंझा होने का सबूत दिया, बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा कि बहुत से इशूज़ पर आपने देखा होगा। तो अब आप कैसे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी हुकूमत है जो कि सिंध हुकूमत में है, बाकी जो पीडीएम में जो लोग हैं, कोई भी जमात है, वो हुकूमत में नहीं है। अब ये जो इस्तीफों वाला मामला है, आपको क्या लगता है कि बाकी किसी पार्टी के पास तो कुछ खोने को है ही नहीं, ये सिचुएशन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो कुछ है खोने को? क्या पीपल्स पार्टी आमादा होगी या यहाँ पे भी ये अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के जरिए साबित करेंगे कि बिलावल किसी से पीछे नहीं है और वाकई बहुत मंझे हुए और बहुत ही मैच्योर सियासतदान है? तो ये है कि ये खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए कि अगर इस्तीफे दे दिए गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, कि अगर इस्तीफे दिए गए और इमेच्योर भी, यानी इस वक्त अगर इस्तीफों की बात हो रही है तो बिल्कुल ही इमेच्योर बात है, वक्त से पहले की बात है और गलत बात है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद अगर इन हालात में भी इस्तीफे दिए जाएं तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। ठीक है, और जो लोग ये कह रहे हैं आईनी माहिरीन, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो फिर भी इलेक्शन हो सकते हैं। ऐसी कुछ रही असम्बली का इजलास नहीं है। और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में 4 सूबाई असम्बलियां हैं, 1 कौमी असम्बली है और यहाँ से ही इंतखाबात होने हैं और सेनेट के अरकान यहाँ से मुंतखब होंगे। फर्ज करें सिंध की हुकूमत जो है, वज़ीर आला सिंध उसको डिसॉल्व कर देते हैं और असम्बली को भी डिसॉल्व कर देते हैं, जो उनका आईनी इख्तियार है, तो इलेक्टोरल कॉलेज तो पैरालाइज्ड हो जाएगा ना, इलेक्टोरल कॉलेज का वजूद ही नहीं रहेगा अगर एक असम्बली खत्म हो जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल में जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि जनाब इससे कुछ नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए कि अगर असम्बली एक असम्बली नहीं रहती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, तो अगर वज़ीर आला सिंध इस पर थोड़ी देंगे, वो तो डायरेक्ट ये करेंगे कि हुकूमत तोड़ देंगे, और हुकूमत तोड़ेंगे तो उसके नतीजे में इलेक्टोरल कॉलेज पैरालाइज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपहाज हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा और इसके बाद इलेक्शन नामुमकिन होंगे। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इमेच्योर बात है इस्तीफों की बात। ऐसा कौन सा माहौल है कि इस्तीफे दिए जाएं? इस्तीफे देने के लिए क्या आपने माहौल साजी कर लिया है? क्या अपोजिशन ने हुकूमत को पैरालाइज कर दिया है? क्या हुकूमत ने अपोजिशन ने हुकूमत को उनकी जो रिट है उसको ख़त्म कर दिया है? क्या अपोजिशन ने अपनी तहरीक को इतना आगे बढ़ा दिया है कि लोग हुकूमत को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करने को तैयार ना हो? क्या इन्होंने कोई एहतजाज किया है? क्या इन्होंने एजिटेशन किया है? जो अमूमन एजिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आग लगाएं और जो है जलाओ गिराओ करें, ऐसी बात नहीं है। एजिटेशन का मतलब होता है कि सियासी एहतजाज किया है। ऐसी सूरत हाल में ठीक, क्या ये हड़ताल की तरफ गए हैं? अगर पूरा मुल्क हड़ताल पर चला जाता है और जी अच्छा लगारी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हम तारीख को देखें
तो पहले पीएन इत्तेहाद बना था भुट्टो साहब के खिलाफ, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद ने उसको लीड किया था, 9 जमातों का वो इत्तेहाद था और बहरहाल वो इत्तेहाद किसी हद तक कामयाब साबित हुआ। अब आपको नहीं लगता कि अभी तमाम जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने वालिद की जगह संभाली मुफ्ती महमूद की, भुट्टो साहब शायद उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को समझ लिया और वो 9 जमातें थी, अब ये जमातें आई, उनको लीड करें मुफ्ती महमूद के बेटे। तो आपको लगता है कि ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो आइडिया है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने वालिद से ही मिला, तारीख की किताबों से मिला, पीएनए से मिला, और पीएनए और पीडीएम में आप जरा ये बताइए कि डिफरेंस आपको क्या नजर आता है, वो इत्तेहाद और ये इत्तेहाद, इसमें क्या फर्क नजर आता है? मैं चाहती हूँ कि आप मौलाना साहब को तमाम लोगों को जरा समझाएं। वो सूरत हाल नहीं है। पहली बात यह है कि वो तहरीक जो थी पीएनए की तहरीक नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक थी और उसमें फौज जनरल जियाउल हक की सरबराही में भुट्टो साहब को इक़्तिदार से हटाना चाहती थी और हटाया, और आलमी तनाजुर यही था, इंटरनेशनल हालात ऐसे थे। अमेरिका भुट्टो साहब को इस रीजन में नहीं देखना चाहता था और उसने इस्तेमाल किया इस बात को, और जनरल जियाउल हक ने पूरे तौर पर तहरीक को सपोर्ट किया। और लाहौर में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो बाद में बने थे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कोर कमांडर जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर मेजर की सतह पर भी जो वो थे अफसरान थे, वो नहीं मान रहे थे, वो पूरे के पूरे पीएनए को सपोर्ट कर रहे थे, पीएनए को पूरी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और सपोर्ट थी, तो उस सूरत में वो कामयाब हुई थी। अगर आज तो ये हालात हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट 1 घंटे के लिए नाराज भी हो जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। ये हुकूमत नहीं बरकरार रह सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट इससे मुंह फेर ले तो। बात यह है कि वो सूरत हाल कतन मुख्तलिफ थी, आज की सूरत हाल कतन मुख्तलिफ है। मुफ्ती महमूद साहब का मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीएनए की लीडरशिप जो थी वो मिली हुई थी और उसने तारीख भुट्टो साहब के खिलाफ जो चलाई थी वो आलमी तकाजे थे उसके। अमेरिका पुष्टपनाही कर रहा था, डॉलर 6 रुपए में रुल रहा था, डॉलर जो है वो बांटा जा रहा था, तो उस वक्त ये तहरीक चल रही थी। और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान का एजेंडा पूरा करना था, उन्होंने सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना था। लगारी साहब मुझे ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया, ठीक है वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका भी, सदाकत अली अब्बासी साहब आपका भी। ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापसी पे सिद्दीक जान मेरे साथ होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, शहर इक़्तिदार में गुज़रे 72 घंटे हम जानना चाहेंगे कि अंदर की खबर क्या है, बड़े इजलास हुए और नतीजा क्या निकला, कुछ नतीजा निकला भी या नहीं निकला, क्या अंदर की खबर? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पिछले जो 72 घंटे थे शहर इक़्तिदार में वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसकी वजह ये है कि आपके शहर में खड़े होकर मरीम साहिबा ने, यानी लाहौर में खड़े होकर मरीम साहिबा ने जब ये कह दिया था कि 8 तारीख को आर या पार हो जाएगा, तो उस वक्त से लेकर और आज तक तमाम नज़रें जो हैं वो शहर इक़्तिदार पर लगी रहीं। लोग मुंतज़िर थे कि क्या आर होगा, क्या पार होगा, लेकिन एंड पे ये पता चला कि पीडीएम खुद ही आर पार हो गई। और पिछले 72 घंटों में यहाँ पर बहुत से इजलास हुए। सबसे पहले पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ भी थे, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, जिसमें बिलावल भी थे, जिसमें मरीम भी थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे। और उस इजलास में भी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि फ़ौरन से पहले इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, और पीपल्स पार्टी ने पहले 31 तारीख तक की जो है वो तारीख रखवाई। फिर अगले दिन मौलाना साहब ने बुला लिया मरीम को भी और बिलावल को भी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब, बल्कि नवाज शरीफ साहब से पहले मौलाना फजलुर रहमान जब नवाज शरीफ साहब की वालदा की ताज़ियत के लिए जाती उम्र गए थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर मरीम साहिबा से कहा था कि आप ऐसे करें कि नून लीग के वफद को लेकर जाएँ बिलावल के पास, पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, उनको दूर करें। उसके बाद ये तो ना हो सका, लेकिन नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को कॉल करके कहा कि मरीम आपकी भी बेटी है, अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मरीम को सियासी तौर पे जो गाइडलाइन देनी है, सियासी तौर पे जो चीज़ें समझानी है, बतानी है, वो आपके ज़िम्मे में लगा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ, आप मरीम को लेकर चलें। तो उस पर मौलाना साहब ने मरीम को कहा कि ठीक है आप आ जाएँ मेरे पास, बिलावल को भी बुला लेते हैं और यहाँ बैठकर और मामला तय कर लेते हैं और समझा लेते हैं बिलावल को। तो बुलाया, लेकिन बिलावल के सवालात के कोई जवाबात मौलाना साहब जो हैं वो नहीं दे सके। जब मौलाना साहब नहीं जवाबात दे सके, तो अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक बात तो क्लियर कर दिया मौलाना साहब को और नून लीग को कि सिंध असम्बली हम नहीं तोड़ेंगे, सिंध से हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, यानी कौमी असम्बली से, उसमें भी हम देखेंगे
कि इस्तीफे देने या नहीं देने ये हमारी CEC फैसला करेगी, हमारी जो एग्जेक्टिव है, सेंट्रल एग्जेक्टिव काउंसिल जो है, कमेटी जो है वो फैसला करेगी। इस हवाले से कल मुस्लिम लीग नून के एक यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी ने, अच्छा जी आप बता रहे कौन अहम रहनुमा जो करीबी हैं? जी जी प्लीज। हाँ जी, मरियम के करीबी साथी हैं, नवाज शरीफ के भी बहुत करीबी हैं, वो भी मरियम साहबा के बहुत क्लोज हैं, मरियम की ब्रांडिंग में उनका बड़ा किरदार है, उनकी तकरीरों में। उन्होंने कल नून लीग के हामी रिपोर्टर्स को बुलाया, उनसे मुलाकात की और वो खूब गरजे बरसे बिलावल पर। उन्होंने कहा ये जो बिलावल कह रहा है कि हमने सेंट्रल एग्जेक्टिव काउंसिल से, ये कमेटी से जाके और फैसला लेना है, उन्होंने कहा जब बिलावल का वालिद, उन्होंने तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो और तरह का था, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा जब बिलावल का वालिद शरीक चेयरमैन बन गया था और बिलावल चेयरमैन बन गए थे एक पर्ची दिखाकर, जिसका आज तक नहीं पता कि वो बेनज़ीर की वसीयत थी या नहीं थी। उन्होंने कहा जब इन्होंने पार्टी को टेक ओवर करना था उस वक्त इन्होंने CEC से पूछ के टेक ओवर किया था। वो ये कहते हैं कि फैसले ये खुद करते हैं, थोपते हैं उनके ऊपर हैं। अब जब जरदारी राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि CEC के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। तो ये नून लीग वाले, बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नून लीग वाले भी अब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा पीपल्स पार्टी पे गरजना बरसना शुरू हो गए हैं, इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये ना, देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि पीपल्स पार्टी ने एक मंझी हुई पार्टी होने का सबूत दी है। यानी जो PDM का टोला है उसमें एक ही पार्टी है ना जो कि हुकूमत में है। अब वो जारी बात है वो जरा मेचोरिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, इनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं बाकी जमातों के पास, तो उस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं अभी लोग, जो इनकी अभी इनकी हार है, सबके सामने इनकी हार है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और देखें मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल ने कहा मौलाना फजल रहमान को कि मौलाना साहब बात सुने, जब आपने पिछले साल आज़ादी मार्च करना था, पूरे पाकिस्तान में से आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते थे, आप गिरफ्तार हो जाते, आप सिंध आए, आपने वहाँ आके पनाह ली, हमने आपको सपोर्ट किया, सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल, हर तरह की प्रोटेक्शन, हमने यहाँ से आपको जब रवाना किया, आप जब पंजाब में दाखिल होने लगे तब तक मोमेंटम बन चुका था, आपके साथ 5-7 हज़ार लोग आ चुके थे, फिर पंजाब में आपको रोकना नामुमकिन हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि IG वाले मामले पे आप देखें, अगर कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए उसके बाद हमने जो भी किया, लेकिन हमने उसको रिहा भी करवाया, हमने उसका केस भी खत्म किया। तो वो ये कहते हैं इसलिए सिंध हुकूमत हमारे पास होना जरूरी है, ताकि कल को आप सब में से किसी को पनाह लेनी होगी, जरूरत पड़ी तो एक तो कम अज कम इलाका ऐसा होगा जो हम सब के पास होगा, जिसको जहाँ पे आप सबको पनाह दी जा सकती है। तो इसलिए हमें सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। मौलाना साहब और नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे, आप देखें ना बिलावल MNA है, आसिफ अली जरदारी MNA है, आसिफ अली जरदारी की बहन जो है वो भी रुकने असम्बली हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वो खुद तो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, उनके पास सिंध की हुकूमत भी है, नवाज शरीफ तायात नाहल, बेटी मुजरमा नाहल, बेटे बाहर, वो तो कहते हैं। और बिल्कुल, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी सिस्टम से बाहर, इनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना भाई। सोचेंगे तो वो जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर और MNAs बने, जो MPs बने, वो क्यों इस्तीफे देंगे भाई? हिना भट्ट साहिबा, अज़मा बुखारी, ये तो वो लोग हैं जो मुंतखब सीटों पर आए हैं, जिनको इन्होंने नामजद किया कि ये हमारे अपने लोग हैं, वफादार लोग हैं, इनको सीटें दे दो। ये इलेक्शन तो नहीं लड़ के आए, जो लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं मजा तब आएगा वो इस्तीफा दें, वो इतने आसानी से इस्तीफे नहीं देंगे। और ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं ना, टाइप करके बड़ी अच्छी अच्छी लिखाई में, और अच्छी लिखाई तो ज़ाहिर है वो टाइप शुदा होगी, लेकिन वो जो टाइप शुदा पेपर्स है वो इस्तीफा है ही नहीं। अच्छा सदीक, मुझे तो वो एक कहावत मुहावरा याद आ गया कि वो खाली बर्तन हमेशा ज्यादा शोर मचाते हैं, तो वो सिचुएशन हो गई कि भरे हुए बर्तन जो ना वो पीछे आराम से देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है, और खाली बर्तन शोर मचाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखें ना सोशल मीडिया पे भी सवाल हो रहे हैं, मीडिया पे भी सवाल हो रहे हैं कि मतलब जिनके इस्तीफे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, सवाल यही पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा कहाँ है, हमजा शहबाज का इस्तीफा कहाँ है, मेन इनकी लीडरशिप के इस्तीफे कहाँ हैं? वो तो इस्तीफे अभी तक नहीं दे रहे उनमें से कोई भी। और ये और पीपल्स पार्टी ने तो आज क्या भी दिया कि भाई अभी तो हमने अपने MNAs को भी नहीं कहा इस्तीफे जमा कराएं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग मार्च की तारीख है उसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पर भी इख्तलाफात हैं, कोई चीज़ इनकी तय नहीं हुई। इस्तीफे दे देंगे तो क्या होगा कोई पता नहीं है, लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो क्या होगा कोई पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इख्तलाफात आए ना सदीक, इनका नाम वैसे इख्तलाफात लीग होना चाहिए था या इख्तलाफात मूवमेंट होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सदीक जनाब की बड़ी खबर के लिए। से डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।